दोनों से। ठीक ठीक। चलिए, सभी को नमस्कार। जो प्लाज्मा हमारी स्थानीय हिंदी संगोष्ठी है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो ये स्थानीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, उसमें सभी पदाधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी और बुद्धिजीवी वर्ग के यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार। जैसा कि आज जो चर्चा का विषय है वो विकसित भारत 2047, और जहाँ जिस संस्थान से, जिस विभाग से आए हैं, उस संस्थान का इस विकसित भारत 2047 में क्या योगदान होगा, उस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ हुए हैं। मुझे लगता है कि विकसित भारत तक हम जब भी पहुँचेंगे, जब भी विकसित भारत की बात होगी, तो चाहे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, उनका अपनी भूमिका होगी, सभी की अपनी भूमिका होगी। लेकिन क्योंकि शिक्षा की बात है, बिना शिक्षा के हम उस विकसित भारत की बात, हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। बहुत सारे अभी हम देख रहे थे कि जो पोस्टर प्रतियोगिता, उसमें भी बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बिना शिक्षा के वो संभव नहीं है। और उन्हीं चीज को कि किस तरह के प्रयास हमारे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस ओर किए हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। विकसित भारत की संकल्पना, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विकसित भारत की संकल्पना है क्या। तो चूंकि विकसित भारत 2047 का जो टारगेट रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया है, वो हमारी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष की, यानी कि जब 1947 में स्वतंत्र हुए, तो 2047 में हम 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे स्वतंत्रता की। तो तब तक हमारा राष्ट्र इतनी प्रगति करे, उतनी उन्नति करे, उतना विकसित हो कि हम विकसित देशों की अग्र पंक्ति में खड़े हों। और ये एक विजन है, और ये विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। देखिए, विजन रखना भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम उस टारगेट को कैसे पूरा करेंगे, ये हमारे ऊपर है। देश के जो युवा हैं या जहां भी जो काम कर रहा है, उसके ऊपर है कि वो उस दिशा में किस तरह से सोचें। और उसी के लिए ये एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में हम देख रहे हैं। विकसित भारत का विजन आधुनिक बुनियादी ढांचा और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध भारत का निर्माण करना और सभी क्षेत्रों के सभी नागरिकों को अपनी क्षमता तक पहुंचने के अवसर प्रदान करता है। यानी कि 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 की बात की, और जिसमें युवाओं की आवाज को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन्होंने भी, कि उनकी भूमिका अहम है। और उन्होंने साथ ही कहा कि राष्ट्र तभी विकसित होता है जब उसके लोगों का विकास होता है। उन्होंने विकसित भारत के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर विश्वविद्यालय के छात्रों और युवाओं को ऊर्जा को दिशा देने की जरूरत पर जोर दिया। विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेंगे? विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक महत्वाकांक्षी, साहसिक और परिवर्तनकारी एजेंडा तैयार करने की आवश्यकता है। आप MyGov पोर्टल पर जाकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने विचार, सुझाव और नवीन विचार प्रदान कर सकते हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकते हैं। यानी कि ये पोर्टल ओपन है, और जैसा कि हर साल जो विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में जो विद्यार्थी या जो कोई भी आम व्यक्ति इस तरह से अपना कोई ऐसा नवोन्मेष करता है, नहीं ऐसा कोई नया आविष्कार करने की स्थिति में होता है, नया एक मॉडल देता है, तो उसके लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री जी स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं, एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां वो सब लोग वहां इकट्ठे होकर के उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और विकसित भारत के जो 5 विषय हैं वो है सशक्त भारतीय, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी शक्ति, खेल, संस्कृति, देखभाल करने वाला समाज। दूसरा है संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचा, सेवाएं, हरित अर्थव्यवस्था, शहर। तीसरा है नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप, डिजिटल। साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि
जब साइंस वाले यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जब किसी चीज़ को हम गलत दिशा में उसको उपयोग करेंगे, जैसे परमाणु बम की बात करते हैं, तो वो बैड मास्टर हो जाता है। और यदि उसी को हम एनर्जी में कन्वर्ट करके कहीं और काम में लेंगे, मुझे लगता है वो सर्वेंट के रूप में काम करता है। जो हम सारी फैसिलिटी ले रहे हैं वो ऊर्जा के कारण ही इस हॉल में ले पा रहे हैं। सुशासन और सुरक्षा और विश्व में भारत की क्या स्थिति है, हम कहाँ भारत को खड़ा कर सकते हैं, देखना चाहते हैं। विकसित भारत के जो अलग अलग पहलू हो सकते हैं, वो संरचनात्मक रूपांतरण, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को हम खड़ा कर सकते हैं, श्रम बाजारों का निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक, इस तरह से हम हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ सकते हैं। वित्तीय और सामाजिक समावेशन में सुधार, शासन सुधार, हरित क्रांति के अंतर्गत अवसरों का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यशाला का शुभारंभ किया, तो उनके जो नारे दिए, जो जिस तरह का उन्होंने जहां से शुरुआत की, यह भारत के इतिहास का वह दौर है जब देश लंबी छलांग लगाने जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने साथ ही कही, भारत के लिए यही समय है, सही समय है। यानी कि उन्होंने कहा कि यदि आप आज भारत को विकसित देशों में नहीं, तो आप उसके बाद आपके पास कोई समय नहीं होगा। तो इसलिए ये सही समय है जब आप भारत को अग्रपंक्ति में खड़ा करें। उन्होंने साथ ही कहा, आइडिया शब्द की शुरुआत आई से होती है और जिसका अर्थ है मैं। जैसे भारत की शुरुआत आई इंडिया, अब तो उसका अर्थ ही बदल गया है। अक्षर यानी मैं से होती है, विकास के प्रयास अपने स्वयं से करने चाहिए, वहां उन्होंने उस इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक भी है और परिवर्तन की लाभार्थी भी है। ये ऐसे उनके द्वारा दिए गए वाक्य हैं जिनके माध्यम से आप प्रोत्साहित होकर के देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। भारत के लाखों युवाओं के पास ये अवसर है और उन्होंने कहा कि आपस में हर कोई इसके बारे में सोच सकता है और 2 प्रश्नों के यदि के माध्यम से वो अपने सजेशंस दे, सुझाव दे, तो निश्चित रूप से वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सकता है। विभिन्न पहलुओं में 2047 में विकसित भारत कैसा दिखना चाहिए। देखिए, हर पहलू की बात कर रहा है, कोई विज्ञान की बात नहीं कर रहा, कोई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, कोई कृषि की, हर पहलू के संदर्भ में वो बात कर रहा है। दूसरा, उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता। देखिए, सुझाव हम बहुत दे सकते हैं, लेकिन उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उनकी क्रियान्विति कैसे की जा सकती है, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है विकसित भारत को बनाने के लिए। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस तरह के जो कार्यक्रमों में और क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा कि जिससे वो विकसित भारत में अपना योगदान दे रहे हैं। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर ने 7 मार्च 2024 को विकसित भारत @2047 विषय पर केंद्रीय संपोषित संस्थाओं के अध्यक्षों की एक ऑनलाइन बैठक हुई थी। मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उसमें जुड़ी हुई थी और मैं भी उसका पार्ट था। तो ये सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद विकसित भारत गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर का योगदान विषय पर जो अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान को दिखाने के लिए उन्होंने एक कमेटी, जो शिक्षा विभाग के निर्देश थे भारत सरकार के, उसके अनुसार एक कमेटी का गठन किया, जो कमेटी इस प्रकार रही, नाम को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। विकसित भारत @2047 के लिए गठित समिति की बैठक 13 मार्च 2024 को आयोजित हुई, जिसमें ये निर्णय लिए गए थे कि 3 लगभग 48 फील्ड थे, अलग अलग सब्जेक्ट थे, विषय थे। उन विषयों में से केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 3 विषयों का चयन किया कि जिनमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं और भारत को कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे कि दूसरी जगह वो नहीं दे पाएंगे। तो वो हमने, पहला था अर्धचालकों की प्रौद्योगिकी और विकसित भारत @2047 के लिए इसके निहितार्थ, जिस पर बहुत इस विषय के विशेषज्ञों के व्याख्यान करवाए। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और भारत के हरित विकास में उनकी भूमिका। और तीसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा। इन तीनों विषयों को चुना। उसके बाद हमने विकसित भारत अभियान के तहत चिन्हित किए गए इन विषयों पर ये
निर्णय लिया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इन विषयों को लेकर के कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, जिसके तहत 3 कार्य समूह ग्रुप बनाए हमने। और उन तीनों ग्रुप में पहला ग्रुप था अर्धचालकों की प्रौद्योगिकी विषय पर फोकस था, जिसमें ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स थे और टीचर्स। दूसरा जो कार्य समूह हमने बनाया नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और तीसरा जो कार्य समूह था वो भारतीय ज्ञान परंपरा। इस तरह से हमने ये, और उसके तहत ही हमने फिर 14 मार्च को फिर अगली मीटिंग आयोजित की, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। और ये सब होने के बाद में देखिए हमने 27 मार्च को, 13 मार्च को ये सब निर्णय लिए गए, और 27 मार्च को हमने नवीकरणीय ऊर्जा और अर्धचालक, उन दोनों विषयों को, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इन दोनों ग्रुप को हमने कंबाइन करके एक बनाने का प्रयास किया, और जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। देखिए यहाँ दरअसल होना क्या था, आइडियाज देने थे पूरे विश्वविद्यालय से। तो लगभग 25 विद्यार्थियों ने अपने नए आइडियाज दिए, और उन आइडियाज को हमको भारत सरकार को भेजना था। तो वो 25 विद्यार्थियों ने ऐसे आइडियाज दिए, वो सेलेक्ट होने के बाद 25 जो हमने भारत सरकार को भेजे। और हो सकता है यदि उनमें से यदि 2 आइडिया भी सेलेक्ट हो गए तो निश्चित रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना योगदान विकसित भारत में होगा। नेक्स्ट, जो दूसरी कार्यशाला आयोजित की गई भारतीय ज्ञान परंपरा और विकसित भारत @ 2047 में इसकी भूमिका, ये 5 अप्रैल को आयोजित हुई। और इस कार्यशाला में बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने सहभागिता की, विद्यार्थियों ने। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी डॉक्टर मीरा रामनिवास वर्मा, और वक्ता के रूप में हमारे अपने ही विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रशांत धर्माधिकारी रहे, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा विषय को लेकर के किया है। और इस कार्यशाला की जो खास बात रही, वो 50 विद्यार्थियों ने विकसित भारत @ 2047 के लिए अपने जो आइडियाज थे वो प्रस्तुत किए, जिनमें से मैं 3-4 आइडियाज हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जो नीचे अंकिता पांडे, इन्होंने अपने रिवाइवल एंड रिस्टोर ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज, इसको लेकर के आइडिया दिया। शोधार्थी लता भोजवानी, ओपन डंप साइट्स के अवलोकन से विकसित भारत, और गौरव सिंह ने अष्टांग योग और विकसित भारत। अनुष्का मिश्रा, एडवांसमेंट ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग एंड इट्स कनेक्शन टू द एंशिएंट टाइम्स। ऐसे 50 आइडियाज थे जो भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से, क्योंकि देखिए जो भी ज्ञान है दुनिया में वो भारत से ही गया है। अब ये बात मानने को कोई तैयार हो या नहीं हो, लेकिन हमारे वेद पुराण और जो ग्रंथ हैं वो इस बात के साक्षी हैं। विज्ञान जितना भी आगे बढ़ रहा है वो सब हम उन वेदों के माध्यम से ही हो सकता है बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी को सुना हो या उनके बारे में, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं प्रमुख रूप से, लेकिन संस्कृत के शायद इतने बड़े विद्वान हैं वो कि वो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं संस्कृत, कब कौन सी घड़ी में किस तरह से क्या होगा वो कैलकुलेट करके बता देते हैं संस्कृत से। और वो उन्होंने जो भी अंतरिक्ष का ये सब कनेक्शन है वो संस्कृत से है। तो आप देखें कि हमारे जो वेद पुराण और जो भी हमारी जो ग्रंथ हैं उन सब में वो अटूट भंडार है ज्ञान का। तो हमें जरूरत है उसको निकालने के लिए। तो हमने इस भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत एक 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे पूरे देश और दुनिया के विद्वानों ने सहभागिता की, और जो उसमें से सेलेक्ट हुए हैं उनको एक पुस्तक के रूप में हम प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि वो सब लोगों तक पहुंच सके कि ये आइडियाज किस तरह से भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने में सक्षम होंगे। पंच प्राण 2047 के विकसित भारत के आधारभूत घटक। देखिए ये एक सेमिनार हुई थी फरवरी 2024 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, जहां मैंने इसका यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन दिया था। और वहां हमने ये बात कही थी कि जो भारत ने सदैव सकारात्मक भूमिका की बात करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, क्योंकि 2047 के विकसित भारत के लिए पंच प्रण ही आधारभूत घटक हैं, जिनमें क्या है, सबसे पहले हमें अपनी विरासत पर गर्व करने की जरूरत है। सब क्या करते हैं, हम हम भारतीय अपनी उसको कोसते रहते हैं, दूसरे लोगों को, कहाँ से आई है घड़ी, जापान से आई, मेड इन जापान।
और ये तो ज़्यादा महंगी होगी, कोई कह दे कि मेड इन अहमदाबाद तो शायद उतना वेटेज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमको अपनी विरासत पर गर्व करने की ज़रूरत है, गुलामी की मानसिकता से बाहर आने की ज़रूरत होगी, एकता की ताकत को हमको और मजबूत करना होगा। और हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों पर हमें और जोर देना होगा, और तभी हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा विषय को लेकर के ही 18 मार्च 2024 को जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने बहुत लंबा व्याख्यान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आस्था की अभिव्यक्ति के तरीके और रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी आत्मा के बंधन से बंधे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। एकात्म का भाव हम सभी के भीतर है। जीवात्मा के रूप में जो परमात्मा हम सभी में निवास करता है वो सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल ध्येय है। भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर इस संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि मानस की मलिनता भौतिक मलिनता से ज्यादा खराब है। हमारी परंपरा 4 से 5 हजार साल पुरानी मानी जाती है, लेकिन साक्ष्यों से लगता है कि हमारी ये ज्ञान परंपरा इससे भी कहीं अधिक पुरानी है। हमारे जो कुलपति हैं प्रोफेसर रमाशंकर दुबे, उन्होंने कहा, देखिए जो मैं बात कह रहा था, वेद ईश्वर की वाणी है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों के ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया। तो जो वेदों में लिखा है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता, उनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, स्वप्रमाणित। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। महर्षि कणाद का वैशेषिक सूत्र की उन्होंने बात की, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की उन्होंने बात की। ऐसे उन्होंने कहा कि हम दुनिया को नैतिकता की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी ज्ञान परंपरा है वो पूरी दुनिया में उसका लोहा माना जाता है, उनको हमको उसको मानने की ज़रूरत है। दूसरा, एक विकसित भारत @2047 में महिलाओं का योगदान, इस विषय को लेकर के भी जो विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति है की ओर से 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में जो महिलाओं का योगदान है उस विषय पर फोकस किया गया, और उस संगोष्ठी में जो मुख्य अतिथि के रूप में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा की जो प्रबंधन संकाय की अधिष्ठाता है प्रोफेसर सुनीता शर्मा, उन्होंने कहा हमें बदलाव की जरूरत है और महिलाओं के लिए नौकरियों के बजाय नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो हमको महिलाएं होम मैनेजर से लेकर डोमेस्टिक इंजीनियर तक का सारे काम करिए। आज तो हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं, तो उनका योगदान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान। देखिए हमारी जो संस्कृति है, भारतीय जो सोच है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारी जो सोच है वो कैसी है, वो उदार चरित्र वाली है। और जो संकुचित दृष्टिकोण वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, यह मेरा है, यह तेरा, वहां तक ही सीमित रहते हैं। हम सब पूरी पृथ्वी, क्या था G20 का ध्येय वाक्य, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही है। तो निश्चित रूप से भारत ज्ञान का हर जगह, भारत ने ज्ञान की जो ज्योति जलाई है पूरी दुनिया में, वो भारत से हुआ है। देखिए अभी मुझे लगता है कि जो योग की बात हो रही है, सारा पूरी दुनिया में भारत से है ये सब, और हम योग के प्रति सचेत हो रहे हैं, जबकि सारा का सारा श्रेय बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जिनके ऊपर चूंकि वो ये टेक्नोलॉजिकली और वो सब उसका यूज करके दूसरे देशों ने उसमें अपना पेटेंट ले लिया, जबकि ये सब सूत्र हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में पहले से ही विद्यमान है। तो युवाओं के ऊपर इसलिए है क्योंकि वो युवा शक्ति है, वो आने वाले भविष्य के, चाहे नेतृत्वकर्ता के रूप में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करेगी, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई दूसरा पेशा हो, शिक्षा हो, सब क्षेत्रों में उनके ऊपर वो जिम्मेदारी है। इसलिए युवाओं को योगदान, अमूल्य योगदान रहेगा। अब ये कैसे विकसित भारत के लक्ष्यों को युवा कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए सभी शिक्षकों को, छात्राओं को और सभी को मिलकर के इस दिशा में काम करना होगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अब इसकी एक खास बात यह है कि
एक तो ये मातृभाषा की बात कर रहा है, जो लोकल लैंग्वेज है, प्राइमरी तक की जो एजुकेशन है उसको वो अपनी भाषा में देने की बात करता है। दूसरी बात ये हो रही है कि जो रिसर्च के फील्ड में भी जब बात करती है, अपनी बात को कहने के लिए उसको अपनी मातृभाषा का उसको संबल प्रदान किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात वो कह सकता है, बहुत अच्छी रिसर्च वो कर सकता है, लेकिन वो चूंकि केंद्रीय विद्यालय है, तो विश्वविद्यालय है, तो आपको अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, ये बाध्यता है। और वो कहीं पूरी दुनिया में हो सकता है कि वो अपनी तरह की अपनी रिसर्च हो, अरे उसको ट्रांसलेट करवाया जा सकता है, हमारे पास आज सारी फैसिलिटीज हैं। तो इस तरह की जो शिक्षा नीति, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये विकसित भारत की दिशा में ये कदम है। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय ने किया है, वो 2 क्रेडिट का एक कोर्स किया है, वो संस्कृति के मूल्यों को जोड़ने का जिसमें काम किया, होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में चलाया जा रहा है। वो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, उसको वो 2 क्रेडिट का कोर्स करना अनिवार्य किया गया है। तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में अपनी जो क्षमताएं हैं उसको आगे लाने का काम करेगा। शिक्षा के साथ कौशल से ही होगी पूरे भारत के विश्व गुरु बनने की जो अपेक्षा है। देखिए, पहले भी पूरी दुनिया मानती है कि भारत विश्व गुरु के रूप में, और जो हमारी अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा, करना होगा, तो इसलिए हमको स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, कौशल विकास की, वो हमें विकसित भारत और विश्व गुरु जैसे ही हम विकसित बनेंगे तो निश्चित रूप से विश्व गुरु की उपाधि हमारे हाथों में ही होगी। एक हमारे यहाँ अमृत काल को लेकर के 2 दिन का नेशनल सेमिनार हुआ था, जो ग्लोबल पावर को लेकर, री इन्वाइसिंग इंडिया @2047, और उसमें भी बहुत सारे विचार विमर्श हुआ। स्वच्छ भारत को लेके भी, क्योंकि बिना स्वच्छता के आप आगे नहीं बढ़ सकते। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वच्छता ही ईश्वर है, इतनी बड़ी बात कही, यानी कि स्वच्छता होगी तभी आपके यहाँ ईश्वर का वास होगा। मुझे भी इस समय की सीमाएं हैं। हमारे यहाँ विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक फिर अमृतकाल को लेकर के एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें प्रोफेसर रघुनाथ सिंह जी ने अपने विचार विमर्श करते हुए कहा कि जो देश की शक्ति और सामर्थ्य है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी के जो जीवन मूल्यों को लेकर के हमको आत्मसात करना चाहिए, अहिंसा और शांति के साथ। क्योंकि मैं गांधीवादी विचार एवं शांति अध्ययन विभाग से हूँ, तो उसकी बात भी करना बहुत जरूरी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नवाचार संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों में उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना शुरुआत की गई है, जहां नए स्टार्टअप्स और उसके बारे में जानकारी, और जहां कोई नई इस तरह के वो नवोन्मेष करता है उसको रखा जाता है, और उन विद्यार्थियों और शिक्षकों के एक समूह बना करके उसको और आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए, ये सब बातें हम हो गई हैं, लेकिन मैं 1-2 सजेशन भी साथ में दे दूं। विकसित भारत के बजाय हमको खुशहाल भारत, विकसित भारत, हैप्पी इंडिया, डेवलप्ड इंडिया का थीम, इस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। केवल मैकेनिकल, यांत्रिकी नहीं होना है मनुष्य को, केवल एक विकसित, अरे हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, वो उससे ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। तो इसलिए हमको उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। भारत के लिए खुशहाली प्रेरित विकास मॉडल, हैप्पीनेस इंड्यूस डेवलपमेंट मॉडल अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि हम सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक अनिवार्यताओं द्वारा उल्लेखनीय रूप से शासित होते हैं। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, सामाजिक संबंध हैं, उसको लेकर के। इसके विपरीत केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित वर्तमान मॉडल हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यधिक विघटनकारी है। विकास का यह रूप विकारों और अपराध को जन्म देता है। इसलिए जरूरी है कि हमको खुशहाल भारत, विकसित भारत की संकल्पना पर जोर देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर जनक जी, आपका कोई